और जिस दिन मंत्रिमंडल का पुनर्गठन हो जाएगा उसके बाद कांग्रेस की राजनीति में जो भूचाल आएगा, मैं समझता हूं उसकी आशंका भी नजर आने लगी। तौर पर असंतोष का लावा उठेगा, क्योंकि जब 38 दिन तक कांग्रेस 5 सितारा होटल में कैद रही, 3 दर्जन से ज्यादा एमएलए को मंत्री पद की लालसा और दूसरी लाल बत्ती की लालसा मुख्यमंत्री जी ने स्वयं में दी, अब उसको पूरा नहीं कर पाया। जिस प्रकार का कुशासन सामने है और अपमान की राजनीति जो सचिन पायलट के साथ अब तक हुई है, उसका परिणाम निश्चित तौर पर ऐसा आएगा जो अभी भविष्य के गर्भ में सारी चीजें। अपना घर संभालें, अपनी पार्टी को देखें, हमारी चिंता छोड़ दें, कांग्रेस की चिंता वो छोड़ दें। दोनों उपचुनाव के जो नतीजे आए हैं, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी तीसरे और चौथे स्थान पर चली गई है, इनमें अंदर खाने एक भगदड़ मच गई है और सतीश पूनिया जी और राजेंद्र राठौड़ जी और वसुंधरा जी जो सब मुख्यमंत्री बनने की दौड़ में है, ये पहले अपने घर को संभालें। नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे राजस्थान में एक बार फिर सियासी तूफान और पारा चढ़ा हुआ है। वजह यह है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के दिल्ली से लौटने के बाद यह कहा जा रहा था कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, लेकिन उन्होंने कहा कि पार्टी आलाकमान को स्थितियां बता दी गई हैं, वो जैसा निर्देश देंगी उसी तरह से हम आगे काम करेंगे। मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। सचिन पायलट ने कहा है कि सरकार और संगठन बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं, अगले 5 साल बाद हम 5 साल के लिए हम फिर वापसी करेंगे। तो ये तो बात रही कांग्रेस की, लेकिन बीजेपी हमलावर है। बीजेपी का कहना है कि आपको समझना होगा मंत्रिमंडल का विस्तार रुकने की साफ वजह है कि जिस दिन विस्तार होगा उसी दिन सरकार गिर जाएगी। एक ज्वालामुखी इस तरह का फटेगा जिसमें सब कुछ तबाह हो जाएगा, यानी कि वह आक्रोश का गुब्बार होगा जो किसी के भी सहन करने की या कहें कि उसे थामने की बस की बात नहीं रहेगी। तो चलिए हम चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मिथिलेश जैमिनी साहब जुड़ चुके हैं, हमारे साथ आरसी चौधरी साहब जुड़ चुके हैं, हमारे साथ मदन राठौड़ साहब जुड़ चुके हैं। सभी का स्वागत है। जैमिनी साहब, आपके पास आना चाहूंगा मैं। बीजेपी और कांग्रेस अंदर खाने में तो यह है कि सब कुछ सहज दिखाई नहीं दे रहा। वो बेशक मंत्रिमंडल के विस्तार की बात हो या फिर बीजेपी में 2 विधानसभा सीट के हारने की बात हो या 2 जिला प्रमुख की बात हो, वो अपना मंथन कर रहे हैं, कांग्रेस अपने पे। लेकिन चिंता की बात यह है कि दोनों पार्टियों को एक दूसरे की चिंता जरूर है कि उनके यहाँ क्या चल रहा है, उनके यहाँ क्या चल रहा है। तो क्या इसके क्या मायने हो सकते हैं? खुद संकट में है या एक दूसरे को संकट में देख रहे हैं? देखिए योगेंद्र जी, हमारे यहाँ पुरानी कहावत है, जब आदमी खुद संकट में होता है तो दूसरे के संकटों से दोस्ती करने लग जाता है। यही हाल भाजपा का है। भाजपा दोनों जगह बहुत बुरी तरह हारी है। एक जगह तीसरे नंबर पर जमानत जब्त, एक जगह चौथे नंबर पर। तो ये जो हालात हैं, ये जो हालात, खुद के घर में जब आग लगी होती है तो दूसरे के घर में आग नहीं लगानी चाहिए। खुद के शीशे के घर हो तो दूसरों के पत्थर नहीं फेंकने चाहिए।
कांग्रेस के मामले में जो बयानबाजी की जा रही है भाजपा की तरफ से कि ज्वालामुखी फट जाएगा, ये फट जाएगा, जब कमलनाथ जैसे आदमी की सरकार गिर गई और अशोक गहलोत ने उस दौर में सरकार बचा ली, तो अब तो बचा ही क्या है, 2 साल का कार्यकाल बचा है। फिर भाजपा इतने सूबे और मंसूबे क्यों पाल रही है? भाजपा को खुद को आत्ममंथन करने की जरूरत है कि उनके वसुंधरा गुट, सचिन पायलट गुट, सतीश पूनिया गुट में क्या चल रही है अदावत। वो कह रहे हैं कि अगर वो अपने बर्थडे पे मैनेजमेंट नहीं करते, इतनी मीटिंगें नहीं करते, तो शायद जमानत जब्त नहीं होती वल्लभ नगर में। ये कह रहे हैं वसुंधरा राजे खेमे के लोग। और सतीश पूनिया जी कह रहे हैं कि मैं वो चंदन हूं जो आस्तीन में सांप पालता हूं और उन सांपों को लपेट के रखता हूं। तो आप अपना हालात देख लीजिए। इधर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में भी जो अशोक गहलोत का बयान है वो लगभग कैप्टन अमरिंदर जब सोनिया गांधी से मिलकर आए थे वैसा ही बयान है कि जो कुछ होगा वो आला कमान तय करेगा। इसलिए कांग्रेस के अंदर भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जो अशोक गहलोत आला कमान का आज्ञाकारी माना जाता था, उसको केसी वेणुगोपाल, अजय माकन कितनी बार समझाया। पिछले 1 साल से कमेटी पे कमेटी खेल रहे हैं। अहमद पटेल की उनकी कमेटी थी 3 लोगों की। सचिन पायलट को जब मनाया गया था, क्या सचिन पायलट की बातें मानी गई? नहीं मानी गई। सचिन पायलट को नहीं अभी तक एडजस्ट करने के मूड में अशोक गहलोत नहीं है, ये साफ हो गया। आज सचिन पायलट ने सोनिया गांधी से मीटिंग के बाद कहा कि तेरे मेरे जैसा कुछ नहीं है, हम रीजनल बैलेंस, परफॉर्मेंस और इसके आधार पर काम करेंगे। यानी उन्होंने संगठन में काम करने का इशारा किया है। लेकिन अशोक गहलोत ने जो वहां सोनिया गांधी को सिचुएशन बताई है कि स्टेट में मैंने कैसे सरकार बचाई है, मैंने कैसे निर्दलियों को अपने साथ जोड़ा है, मैंने कैसे बसपा वालों को जोड़ा है, और इसके साथ साथ जो भाजपा अपने सिद्धांतों की बात करती है, डिसिप्लिन की, राज्यसभा के चुनाव में 4 एमएलए भाग गए थे इनके, वो कहां गए थे? वो सब अशोक गहलोत ने अपनी जो सियासी जोड़ है वो सोनिया गांधी को बता दी। अब सोनिया गांधी को फैसला करना है कि कैसे सफल होगा, कैसे मंत्रिमंडल विस्तार होगा। लेकिन तो ये आरोप लगा विस्तार अभी और बढ़ सकता है, उसकी जो ये कहें कि इंतजार की घड़ियां हैं और लंबी जा सकती हैं। देखिए योगेंद्र जी, निश्चित रूप से मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद विस्फोट होने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि हर आदमी राज का पाया मांग रहा है, राज में हिस्सेदारी मांग रहा है। और ये हिस्सेदारी कोई साधारण हिस्सेदारी नहीं है। अब केवल 2 साल से समय बचा है। अब अगर और लेट होता है तो हालांकि अशोक गहलोत के ऊपर कई बार ये आरोप लगा रहे हैं कि 120 मुख्यमंत्री हैं, 120 जितने भी विधायक हैं सबको फुल पावर दे रखा है। आप देखिए अशोक गहलोत कितना पॉलिटिकली इश्यूड पॉलिटिशियन है। उन्होंने जो एमएलए लैंड का पैसा है वो पहले जारी किया, और मोदी जी जो बहुत ज्यादा राजनीतिक विशेषज्ञ माने जाते हैं, उन्होंने एमपी लैंड का फंड देरी से जारी किया। तो इसका मतलब अशोक गहलोत बहुत सोची समझी रणनीति के तहत काम कर रहे हैं। पेट्रोल डीजल के मामले में भी केंद्र सरकार को जिस तरीके से वो घेर रहे हैं हर मुद्दे पर, यह सोचने विषय कि राजस्थान में कांग्रेस में एकमात्र लीडर है जो बीजेपी को बैकफुट पर धकेलने का काम कर रहा है। उन्होंने समझाया कि किस तरीके से वेट को किसको कम कर रहे हैं। तो अशोक गहलोत आज की तारीख में कांग्रेस में एकमात्र नेता है, एकमात्र चेहरा है जिससे कांग्रेस आला कमान पंगा नहीं ले सकती। और पंजाब में दूध का जला हुआ कभी अपना हाथ गरम दोबारा करना नहीं चाहेंगे, क्योंकि पंजाब में जो कुछ हुआ वो सबने देखा है। तो पंजाब जैसा कोई मामला राजस्थान में होने की बात नहीं है, और सचिन पायलट लगभग मान गए। लेकिन अशोक गहलोत चाहते हैं कि सचिन पायलट या तो दिल्ली में नेतागिरी करे या यूपी मूल के हैं, यूपी में चुनाव है तो यूपी में जाए। ये अशोक गहलोत के जो गुट के लोग हैं उनकी धारणा है। अब वो इसमें कितना कामयाब होते हैं या सचिन पायलट 2023 वापस आता हूं मिथिलेश जी, वापस आऊंगा आपके पास में। आरसी चौधरी जी, बीजेपी ये कह रही है कि अगर जिस दिन विस्फोट मंत्रिमंडल का विस्तार होगा उसी दिन से सरकार का काउंटडाउन शुरू होगा। इसी वजह से मंत्रिमंडल का विस्तार रोका गया है, रुकवाया गया है कि अगर विस्फोट हो गया है तो इतने लोगों को संतुष्ट कैसे किया जाए। राजेंद्र राठौड़ ने साफ कहा है कि जितने विधायक हैं सारे के सारे डिप्टी सीएम और सीएम बने हुए हैं, तो ऐसे में कैसे हिम्मत जुटा सकती है कांग्रेस मंत्रिमंडल के विस्तार की? योगेंद्र जी, मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता अपनी फूट से ध्यान भटकाने के लिए जो कांग्रेस पे जो हमला कर रहे हैं और कांग्रेस पे जो बातें कर रहे हैं, और आपने जिन नेता के नाम का जिक्र किया, मैं तो उनका नाम लेना नहीं चाहूंगा क्योंकि मैं व्यक्ति पे कभी चर्चा नहीं करता। लेकिन चर्चा क्या होती है लोकतंत्र के अंदर या चुनाव के अंदर या राजनीतिक दलों के अंदर, आपकी रणनीति क्या है ये चुनावी नतीजे बताते हैं। जिस दल की जनता ने जहां हमने जब्त करवा दी हो, विपक्ष के तौर पर उन्हें माना नहीं गया हो,
विपक्षी भूमिका का निर्वहन करने में वो असफल रहे हो, तो निश्चित रूप से इनके जो नेता प्रतिपक्ष हैं उन्होंने भी कहा कि हरी डाली किसी के आंगन में आके गिरेगी तो कौन मना करेगा। इन्हें लोकतंत्र में जब जनता ठुकरा रही है तो जनादेश को कैसे कुचला जाए, इसके कुसंगत प्रयास भारतीय जनता पार्टी सदैव करती रही है और हर प्रकार करती रहेगी। लेकिन राजस्थान का लोकतांत्रिक ढांचा इतना बुनियादों पे तैयार रहा हुआ है कि कांग्रेस पार्टी नहीं, यहाँ पे जो जनता है वो जानती है कि जो हमने जनादेश दिया उसको कुचलने का काम किसने किया। जिसने कुचलने का काम किया उसको उन्होंने वापस भेजने का काम भी कर दिया। हम लोकतंत्र के अंदर जनता के जनादेश को शिरोधार्य करते हैं। जनता ने हमारी जवाबदेही पे, संवेदनशीलता पे, हमारी पारदर्शिता पे विश्वास किया है। लोकतंत्र के अंदर हम चाहते हैं कि जो हम पे भरोसा किया है उस पे हम और ज्यादा किस प्रकार से खड़े उतर सकें, उनके प्रति हमारी जवाबदेही का निर्वहन किस प्रकार से कर सकें। हमारे माननीय मुख्यमंत्री हो, प्रदेशाध्यक्ष गोविंद डोटासरा जी हो या पूर्व अध्यक्ष सचिन पायलट जी हो, तमाम ये जो तीनों लोग हैं, प्रभारी महासचिव अजय माकन जी हो, सबकी सोच 2023 के अंदर जो हमने मैनिफेस्टो बना के जनता के बीच में आए थे वो हमारी सरकार का संकल्प पत्र है। प्रतिवर्ष हम उस पर क्रिया करके और ये बताते हैं जनता को कि हमने कितने वादे पूरे कर दिए। मैं ये सोचता हूँ कि ये तो राजस्थान की परिपाटी है सरकार बदलने की। राजस्थान की जनता ये जान चुकी है कि कौन राजस्थान की जनता की सुचिता के साथ सेवा कर सकता है और राजस्थान की जनता ने मानस बना लिया है। वापस आ रहा हूं सर, वापस लौटूंगा आपके पास में। 2023 बीजेपी और कांग्रेस दूसरे दलों को भी दिखाई दे रहे हैं कि उस वक्त क्या होगा। बीजेपी चाहती है कि जल्दी से कांग्रेस बाहर हो ताकि हम सत्ता में आए। कांग्रेस चाहती है कि एक पारी और खेलनी है हमें, ये जो मिथक 1998 से जो बना हुआ है उसको हम जरूर तोड़ेंगे। तो चलिए, लेकिन कौन कितना सफल होगा ये देखने वाली बात होगी। मदन राठौड़ साहब भाजपा नेता इस वक्त हमारे साथ में है। मदन जी, बीजेपी आरोप लगा रही है कि मंत्रिमंडल विस्तार होगा, उसी दिन लावा फटेगा और सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। कांग्रेस लगातार ये बात कहती आई है कि सिर्फ वो लोकतंत्र में भरोसा नहीं करते हैं, वो केवल पिछले कुछ सालों से उधेड़ बुन में यही काम करते हैं, चुनी सरकारों को गिराना। एक बार फिर इस तरह का कुपित प्रयास किया जाएगा। देखिए, मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि कांग्रेस ये बात इस प्रकार से कैसे आत्मविश्वास के साथ में बात कह सकती है। अभी जैसे चौधरी साहब बोल रहे थे कि मतलब यहाँ अल्पमत में है फला, लेकिन देखिए जब आप वहां पर दिल्ली में आप विपक्ष के लायक ही नहीं बन पाए तब आपकी भाषा और थी, और आज राजस्थान में केवल हम 2 सीटें हार गए जिससे आपकी बातें खिल गई है। लेकिन मैं एक बात आपसे बताऊं कि ये जिस प्रकार से कौनी के गुड़ लगाया गया है कि हम तुमको मंत्री बना देंगे, तुमको ये कोई ऐसा प्रलोभन का कोई पद दे देंगे, कोई लाभ का पद दे देंगे, ऐसे करके सबको इस प्रकार से बांधे रखा गया है। लेकिन जिस दिन ये मंत्रिमंडल का गठन कर देंगे, विस्तार कर देंगे और लोगों को जिनको उम्मीद थी उनको उम्मीदों पर पानी फिर जाएगा, तब लावा फूटेगा। ये बात बिल्कुल सही है। और जैसे अभी वे अन्वेषक ये कह रहे थे कि साहब बीजेपी को अपना देखना चाहिए, क्यों दूसरे के घरों में देख रहे हैं, तो ये कांग्रेस वाले तो हमारे घरों में देख रहे हैं ना भाई। तो हम तो यही तो बात कह रहे हैं कि वो अपना सुदृढ़ करे, अपना घर किला सुदृढ़ करे। वो कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा, कहीं बसपा के लोगों को लेकर के और सत्ता में ले लिया। उनको आश्वासन दिया गया था कि हम आपको मंत्री बनाएंगे। कई लोग जो है निर्दलियों को साथ में लेकर के और उनको आश्वासन दिया गया। मदन जी, आश्वासन भानुमती के कुनबे की सरकारें तो सभी के रही हैं। नहीं, आज हमारा स्पष्ट बहुमत है दिल्ली में। आज है, लेकिन ये दौर तो इसका टेस्ट हर राजनीतिक दल ने चखा। हमने भुगता है ना, उसको हमने भुगता भी है, ये भी भुगतेंगे, निश्चित रूप से भुगतेंगे। अब मैं एक बात इनसे कहना चाहता हूं कि भाई आप अपनी पार्टी को संभाल के क्यों नहीं रख पा रहे हैं? क्यों इस प्रकार से लॉलीपॉप पकड़ा रहे हैं सबको? क्या निष्ठावान कार्यकर्ता आपकी पार्टी में है नहीं? क्या आप अपने बलबूते पर संस्कार देने का काम नहीं कर सकते? क्यों लोगों को इधर उधर और प्रलोभन देकर के जोड़ने का काम कर रहे हो? और भाई तलवार लटकी हुई है बसपा के लोगों पर, और उनका क्या होगा वो कब आंख दिखाते हैं। और मैं एक बात और बताऊं कि ये कह रहे हैं कि साहब हमारे सचिन पायलट जी आज हमारे हो गए, कल तो वो नकारा था, कल तो वो निकम्मा था, कल तो वो आप क्या क्या उसके लिए बोले। ये शब्दावली आज भी नेपथ्य में गूंज रही है। ये बातें ध्यान में रखने की जरूरत है कि किसने किसके लिए क्या क्या कहा, कौन आला कमान। अब देखिए, अभी जैसे इन्होंने कहा, जो हमारे आज विश्लेषक विराजमान है, उन्होंने कहा कि अशोक गहलोत चरा रहा है, तो वो केंद्र के नेतृत्व को चरा रहे हैं। अशोक गहलोत केंद्र के नेतृत्व को अंगूठा ठेंगा दिखा दिया कि तुम कितनी बार कहो कि मंत्रिमंडल का गठन करना है, मुझे तो जब करना होगा तब करूंगा या नहीं भी करूंगा।
क्या करूंगा ये भी अभी नहीं कह सकते। इसलिए उनको केवल वो राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं, केवल इनको खुश रखने के लिए, ताकि सब जुड़े रहे मेरे से, उम्मीद लगा करके बैठे रहे। यहाँ एक बात मैं जानना चाहूंगा, ये बात मैं जानना चाहूंगा, कांग्रेस को बीजेपी की बहुत फिक्र है और बीजेपी को कांग्रेस की बड़ी फिक्र है, यहाँ पे भी एक फिक्र का जिक्र कर रहे हैं आप। मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम चाहते हैं कि कांग्रेस भी थोड़ी मजबूत रहे, तो विपक्ष का भी एक मजा आता है। नहीं तो क्या है कि लोकतंत्र की सफलता तभी है कि जब दोनों सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मजबूत रहे। ये लोकतंत्र की सफलता का राज यही है। यदि कांग्रेस इस प्रकार से पिटती रहेगी कि लोकसभा के अंदर अपनी ये विपक्ष के लायक भी नहीं बने, तो ये भी ठीक नहीं है। आज राजस्थान में देखिए ना, कितने इनके जिलाध्यक्ष नहीं है कांग्रेस के, आज जिलाध्यक्ष नहीं है तो वहां पर खुली छूट मिली हुई है। ये स्थितियां कितनी गलत है। आज राजी हो रहे हैं कि हमारे ये जिला प्रमुख, अरे भाई सत्ता पार्टी है आपकी, सत्ता का दुरुपयोग आपने किया है, आप सत्ता का दुरुपयोग करके चुनाव जीत करके आए और घमंड करते जा रहे हो, ये बात ठीक नहीं है। अपने बलबूते पर जीत के आओ ना, अपनी पार्टी के कैडर के आधार पर। लेकिन एक मदन जी, आप कह रहे हैं सत्ता का दुरुपयोग, आपके पार्टी के प्रभारी कह रहे हैं कि टिकट चयन में हमसे चूक हुई है, उसकी वजह से हमें हारना पड़ा। ये बात आप देखिए, टिकट चयन भी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है और उसमें हमारे वोटों का बिखराव भी हुआ, ये बात सब जानते हैं। आज कांग्रेस राजी हो रही है कि हम जीते हैं। अरे आप देख लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के वोटर्स जो हैं वो 3 भागों में बंट गए, इसलिए आपको आज मौका मिल गया है कि आप अपने गाल फुला रहे हो। ये बात भी देखिए, मतलब केवल खुश होने के लिए बहुत अच्छा है। हम तो चाहेंगे कि आप इसी प्रकार से खुश होते रहो। आ रहा है, अभी जैसे ये कह रहे थे ना चौधरी साहब कि राजस्थान की जनता का एक मिजाज है कि बार बार सत्ता बदलती है, तो तैयार रहो उसके लिए। हम तैयार हैं, हम सत्ता संभालने के लिए तैयार हैं, आप भी तैयार रहो। तो ये क्यों छोड़ना चाहेंगे? लड़ाई वही तो है, लड़ाई वही तो है। चलिए मिथिलेश जैमिनी साहब के पास जाना चाहूंगा मैं एक बार। मिथिलेश जी, 2 साल बाकी हैं, हालांकि 23 आने में, और लगभग मुझे लगता है कि 2 साल बाद में यही कुछ मौसम होगा जब चुनाव का मौसम होगा, दीपावली के आसपास के। हर पिछले कुछ सालों से यही परंपरा चली आ रही है। 2023 सचिन पायलट के बयान को आप देखिए या फिर अरुण सिंह के बयान को देखिए, सब यही कह रहे हैं कि 2023 की तैयारियां कार्यकर्ताओं को शुरू कर देना चाहिए। राजनीतिक दल कभी सेवा के मूड में होते हैं कि हमेशा ही चुनाव की तैयारी को, सत्ता से बाहर रहना नहीं चाहता और जो आगे वो फिर अगली बार की तैयारी शुरू कर देते हैं? देखिए योगेंद्र जी, राजनीति का मतलब यही है राज करना। आप ये देखिए कि अभी ये कह रहे थे कि कांग्रेस के टूट के चले जाते हैं, निष्ठावान कार्यकर्ता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बहुत अनुशासित पार्टी है, डिसिप्लिन पार्टी विद डिफरेंस है। क्या हुआ आपका पश्चिम बंगाल में? क्यों भाग गए? कहां गई हो आपकी निष्ठाएं? तो आदमी आदमी होता है और लोभ पाप का बाप होता है, ये मदन जी अच्छी तरह जानते हैं। और राजनेता हरदम लोभ करते हैं, उन्हें सत्ता चाहिए, हर कीमत पर चाहिए। ये तमाम दल हैं। यही बड़ा कारण है कि भारत की राजनीति में दल बदल का मौसम कभी खत्म नहीं होता, कभी खत्म नहीं होगा, आने वाले दिनों में भी खत्म नहीं होगा। कितने लोग आज कांग्रेस छोड़ के भाजपा में आए? क्यों आए कांग्रेस छोड़ के भाजपा में? क्योंकि उन्हें राज चाहिए। क्यों आज दूसरी पार्टियों को छोड़ के, आज यूपी में छोड़ के गए? आपको यूपी में तो आपका राज आ रहा है, बताया ना 2022 में। क्यों भाजपा के विधायक छोड़ के सपा का हाथ थाम रहे हैं, पूर्व कार्यकर्ता थाम रहे हैं? आप किसी दल के ऊपर आरोप लगाना बैठकर बहुत सहज काम है, लेकिन सच्चाई यह है कि हर आदमी को मलाई चाहिए। हिंदुस्तान का दुर्भाग्य है कि जो लोकतंत्र की मूल अवधारणा थी कि हम जन कल्याणकारी काम करेंगे, गरीब को गणेश मानकर सेवा करेंगे, ये गांधी जी का जो सपना था कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है और गांवों का कायाकल्प होगा। आज हालात क्या है? हमने खूब सारे नारे दे दिए। इंदिरा जी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया, मोदी जी ने स्वच्छ भारत का नारा दिया, न जाने कितनी योजनाएं बनी। गांवों के हालात क्या है? किसानों के हालात क्या है? आज इनके खुद के गवर्नर कह के गए हैं कि 600 किसान मर गए, लेकिन किसी को शोक संदेश जताने की इच्छा जारी नहीं हुई। क्या इस देश के अन्नदाता का इससे बड़ा अपमान कभी हुआ है? जो लखीमपुर खीरी में कांड हुआ, क्या वो भारत की राजनीतिक शुचिता का प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है कि इस भारत की लोकतंत्र में जो स्वच्छ और देश की सेवा करने के लिए लोकतंत्र की स्थापना हुई थी, उसमें हिंसा का प्रवेश हो गया? क्या इसका किसी के पास जवाब है? कांग्रेस में या बीजेपी में? अभी हमारे यहाँ भरतपुर में रंजीता कोहली जी के ऊपर हमला हुआ, इससे ज्यादा बुरी स्थिति कांग्रेस की भी नहीं हो सकती। कोई दलित महिला सांसद जो देश की सबसे बड़ी पंचायत में आम आदमी की आवाज को बुलंद करती हो,
उस महिला के ऊपर पहले 6 महीने पहले हमला हो गया, फिर उसने किसी, यानी आप देखिए अपराधी के कितने बुलंद हौसले हैं। तो ये जो अपराध और सियासत का गठजोड़ हो रहा है, ये भारतीय लोकतंत्र के लिए सबसे खतरनाक साइन है। और ये खतरनाक साइन अगर नेताओं ने नहीं पकड़ा, तो अभी आपने देखा कि वोटों के परसेंटेज कम हो रहे, लोग उदासीन हो रहे हैं। धीरे धीरे ये लोकतंत्र कमजोर होता जाएगा, क्योंकि आदमी का विश्वास होता है कि मैं अपना कलेजा निकाल के दे रहा हूं, वोट नहीं दे रहा, मैं जिसे चुन रहा हूं वो 5 साल मेरी सेवा करेगा। लेकिन हो क्या रहा आज के राजनेता का, जो ही वो सत्ता में आता अपने बेटे को दलाल बना देता है। राजनीति में अधिकतर नेताओं के बेटे दलाल हैं, चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार रही हो, और वो माल लूटने लग जाते हैं, जनता की बात को भूल जाते हैं। कल एक मंत्री जो कांग्रेस के मंत्री है, उनसे कहा कि 2 साल का मर रहा था, बाहर निकल जा। जो कैबिनेट मिनिस्टर है कांग्रेस के, उन्होंने ऐसा बयान दिया। तो कांग्रेस और भाजपा के नेताओं को अपराधीकरण से रोकना होगा। जब तक अपराध नहीं रुकेगा, सियासत में ईमानदार लोग नहीं आएंगे, हालात यही बने रहेंगे। जनता द्रौपदी की तरह, द्रौपदी का तरह इस जनता का चीरहरण होता रहेगा। कभी कांग्रेस के हाथ से हो जाएगा, कभी कमल के फूल से हो जाएगा। ये जनता जहां की जहां खड़ी है, 70 साल से गांव के हालात आज भी हैं। अभी बल्लभ नगर के चुनाव हुए, वहां गांव के हालात तक बच्चियों को स्कूल नहीं भेजते। जवाब दें, कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने राज किया कि हमारे वहां बच्चियों को उठा के ले जाएंगे, सड़कें नहीं है। हमने बातें कर रहे हैं, बड़ी बड़ी NHI कर दिया हमने पता नहीं सूरज पे चांद ला दिया, चांद को सूरज में ला दिया। अरे उस गरीब के आंसू पोंछने का कभी काम नहीं किया आपने। आप केवल जबानी जुबा खर्च के कब तक इस जनता को बरगलाओगे? किसी दिन इस देश में इस नेताओं के लिए गांव में घुसना मुश्किल हो जाएगा। जैसे अभी किसान आंदोलन के बाद कई दलों के राजनेता गांव में नहीं घुस पा रहे हैं। ये हालात दोनों दलों के लिए होने वाले हैं। तो मैं योगेंद्र जी आपके जरिए, आपके चैनल के जरिए इन नेताओं से कहता हूं कि छोड़ दो थोड़े दिन के लिए लोग, छोड़ दो थोड़े दिन के लिए पुत्र मोह, और एक बार ईमानदारी से हिंदुस्तान की आम आवाम की सेवा करने का संकल्प ले लो, तो ये लोकतंत्र बच जाएगा। नहीं तो आप चैनलों पर डिस्कस करते रहना, आपके जो आला हैं, जो आपके हुक्मरान हैं, वो माल कमाते रहेंगे, विदेशों में भेजते रहेंगे, उनके बच्चे एन प्रकारेण सत्ता का सुख भोगते रहेंगे, और आप दरी पट्टी बिछाते बिछाते कार्यकर्ता इस जीवन छोड़ के चले जाएंगे। दोनों दल के कार्यकर्ताओं के हालात है, ये सोचना पड़ेगा। सभी जगह यही हालात है, सभी जगह यही हालात है। खैर चलिए, मॉडल बदल गया है। राजनीति का मॉडल की बात नहीं करूंगा, समाज के हर तरह का मॉडल बदल गया। कॉर्पोरेट मॉडल हो गया, पहले कोऑपरेटिव मॉडल था, अब पॉलिटिकल साइंस में कॉर्पोरेट मॉडल हो गया। इस जगह पे मैं एक बात कहना चाहूंगा, केवल हम राजनीतिक दलों को दोषी नहीं कह सकते हैं, समाज के हर विंग का कल्चर बदल गया है, और यही मॉडल एक लोगों ने अडॉप्ट करना शुरू कर दिया है, चाहे वो कोई भी हो। मैं आरसी चौधरी साहब आपके पास आना चाहूंगा। 2023 की तैयारी आपकी पार्टी भी करना शुरू कर रही है। माखन साहब ने दिल्ली में बयान दिया, सचिन पायलट ने भी बयान दिया कि हम 2023 में वापसी करेंगे। ये जो मिथक बना हुआ है, एक बार हम उसको जरूर तोड़ेंगे। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को काफी उत्साह है, लेकिन चलते चलते एक बात और कह दी उन्होंने कि कार्यकर्ता को सरकार में वो सम्मान मिलना चाहिए। सम्मान, इसका मतलब अभी तक नहीं मिल पा रहा है। तो जो सम्मान मिलेगा तभी कार्यकर्ता काम करेगा, या फिर बिना सम्मान के आप उससे 5 साल ऐसे टाल करके फिर यूज करेंगे? योगेंद्र जी, सबसे पहले तो हमारे जो राजनीतिक विश्लेषक हैं या पत्रकार हैं, जेमिनी जी की बात मैं कहना चाहूंगा कि हम बैठ के चैनल पे चर्चा करते हैं। लोकतंत्र हमारे पूर्वजों ने बड़ी शहादत दे के लिया था। लोकतंत्र के अंदर राजनीतिक दलों पे निश्चित रूप से आपको तर्क प्रश्न पूछने चाहिए और जवाबदेही तय करनी चाहिए। लेकिन अगर लोकतंत्र के अंदर हम ये कहेंगे कि सभी राजनीतिक दल लुटेरे हैं, तो मुझे लगता है कि ये लुटेरों की भाषा ही लुटेरे ही बोल सकते हैं। इसलिए अच्छा बेहतर विश्लेषक वही हो सकता है जो राजनीतिक दलों पे तर्क प्रश्न कर सके। इसलिए मैं माफी चाहूंगा और गुस्ताखी के साथ में माफी चाहूंगा। दूसरा, उन्होंने कहा कि मतदान का प्रतिशत, उपचुनाव के अंदर सरकारें नहीं बदल रही थी, लेकिन 70% के करीब मतदान किया। हमें उन मतदाताओं का अभिनंदन करना चाहिए कि वो लोकतंत्र के अंदर विश्वास करते हैं और वही वास्तविक रूप से लोकतंत्र के रक्षक हैं। सचिन पायलट जी की जिस बात का जिक्र किया, निश्चित रूप से सचिन पायलट जी ने 5 साल भारतीय जनता पार्टी की एक सशक्त सरकार, राज्य के अंदर 163 विधायक और एक ऐसी मुख्यमंत्री जो अपने विधायकों को नहीं पहचान पा रही थी। 30 प्रकार से 45,000 करोड़ का खनन घोटाला एक शेर के जबड़े में से निकाल के राजस्थान की जनता को उन्होंने सौगात दी थी। कार्यकर्ताओं ने दर दर पे काम किया था। अगर वो उनकी बात को मुकर कर रहे हैं तो मुझे लगता है ये तो हर राजनीतिक दल का नेता करता है, ये चाहे गहलोत साहब हो चाहे डोटासरा जी हो। डोटासरा जी तो सारी बातों मैं तो कहना चाह रहा हूं कि अभी वर्तमान स्थिति पे हम चर्चा कर रहे हैं, 2023 की तैयारियां कर रहे हैं। वर्तमान स्थिति बीजेपी है, अपनी हार के कारणों को ढूंढ रही है। आप लोग कैसे टाइम निकले और मंत्रिमंडल के विस्तार का कोई सॉल्यूशन निकलना चाहिए। 2023 के बारे में सोच कैसे रहे हो, मेरे समझ में नहीं बैठ रही। अभी वर्तमान में तो हम चलें।
योगेंद्र जी, निश्चित रूप से हम जो सोच रहे हैं वो यही सोच रहे हैं। जनता के प्रति जो हमारी जवाबदेही थी वो सरकार निर्वहन कर रही है, और जो सरकार निर्वहन कर रही है उसी का नतीजा है कि हमें सरकार ने पुनः हमारे पे भरोसा किया है। संगठन के नेता के तौर पे संगठन के जो कार्यकर्ता, सरकार के अंदर उसकी भागीदारी, सरकार के अंदर उस साथ में वो जब बूथ पे लड़ता है उसका उत्साह बना रहे। दोनों ही बात अगर नेता नहीं करेंगे तो मुझे लगता है कि वो न्यायोचित नहीं हो पाएगा। दोनों ही नेता ही नहीं, हमारे तमाम जो नेता है वो उस युवा की, उस कार्यकर्ता की भागीदारी की चर्चा करते हैं और समय समय पे उस भागीदारी को देते भी हैं, उसका एहसास कराते हैं कि उसकी सरकार है और उसे एहसास है, तभी वो दौड़ पा रहा है। और तभी 3 साल पूर्ण होने को जा रहे हैं, चुनाव 2.5 साल के बाद में जनता का रुख बदल जाता है, सरकार के खिलाफ में चर्चा करने लग जाती है। आज जनता इतने दिल खोल के उन पे भरोसा कर रही है, हमारे पे विश्वास दे रही है। भारतीय जनता पार्टी तो एक ऐसे नेता को अध्यक्ष बना दिया जिसमें ये पूंजीपतियों की पार्टी है, वो गरीब किसान के बेटे पे विश्वास नहीं कर सकती। सभी मुख्यमंत्री बने हुए बैठे, मदन राठौड़ साहब आज मंत्रिमंडल की शपथ लेने के लिए तैयार है, लेकिन क्षेत्र में जाने के लिए तैयार नहीं है। ये तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को तय करना है कि समय पे कौन टिकटें देगा और कौन जनता आप पे भरोसा करेगी या नहीं करेगी। मैं कह रहा हूं जनता के मुद्दे होने चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के नेता ने एक जनता के मुद्दों का जिक्र नहीं किया। आज देश का अन्नदाता एक साल अभी करवा रहा हूं आरसी चौधरी जी, अभी करवा रहा हूं मैं। और बड़ी मुझे खुशी हो रही है कि लोकतंत्र में आप लोगों को एक दूसरे की फिक्र कितनी है, ये बहुत अच्छी बात है कि ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी कहूंगा मैं इसे। मदन राठौड़ साहब, अभी सुना आरसी चौधरी साहब ने? जी सुना। मैं एक बात आपसे बताऊं, ये कह रहे हैं कि आप जनहितों का काम नहीं करते। अरे भाई, अभी हमने डीजल और पेट्रोल के भाव घटाए, आपको घटाने में क्यों आपने इस देश के आम आदमी को नोच डाला, उसके मांस को पूरा खा गए, आपने हड्डियों पे लाके छोड़ दिया, और आज आप ये कह रहे हैं कि तुझे जिंदा रहने की राहत दे रहे हैं। तो जवाब दे रहे हैं आरसी चौधरी जी, जवाब। जब लोग अपना रोजगार खो रहे थे, जब उनकी सैलरी जिनके पास जो बची थी वो अभी से कर रही थी। आरसी चौधरी जी जवाब, आरसी चौधरी जी, आरसी चौधरी जी जवाब तो सुनिए, जवाब सुनिए आरसी चौधरी जी। आरसी चौधरी जी, मदन जी एक बार अपनी बात कहते हैं, उसके बाद में बोलना। सुन लो पहले, आप देश को कॉर्पोरेट का कलेक्शन है वो आउट ऑफ सिलेबस हो जाएगा। एक बार सुनिए तो सही आप उनको। आप अभी चिल्लाते रहोगे तो वो डिबेट ठीक होगी क्या? अब जवाब तो सुनिए, जवाब तो सुनेंगे। आरसी चौधरी जी जवाब सुनिए, प्लीज जवाब सुनिए। आरसी चौधरी जी जवाब सुनिए, एक बार जवाब सुन लीजिए, मैं जवाब दिलवा रहा हूँ जी। राठौड़ साहब कंटिन्यू करिए आप। चौधरी साहब, थोड़ी हिम्मत रखो, थोड़ा धैर्य रखो, सुनने का मतलब भी होना चाहिए। जवाब तो सुनिए आरसी चौधरी साहब। अब आप मेरी बात सुनिए। आपने कितने एक साल के अंदर कितने रुपए बढ़ाए? आप जवाब तो सुनिए प्लीज। पूरा कार्यक्रम 5 स्टार होटल में आपने निकाला है, आप अनदेखी करते जा रहे हैं। कोरोना काल में आपने कुछ भी नहीं किया। आप केंद्र ने वो आप और के बाद में नहीं कर पाए। अरे राजस्थान सरकार को नकारा है। अभी आपके जवाब तो सुनिए आरसी चौधरी जी, एक बार जवाब तो सुन लीजिए, समय हो जाएगा। आरसी चौधरी जी समय हो रहा है, एक बार उनको बोलने दीजिए। आरसी चौधरी जी समय हो चुका है, एक बार जवाब सुनने दीजिए, समय हो चुका। हाँ राठौड़ साहब, अपनी बात बोलिए आप। हाँ, ये बात पूरी सुनो। अरे भाई, आप लोग केवल 5 स्टार होटलों में बैठे रहे, राज नहीं करते गए, एक दूसरे की चिचलादारी करते गए, एक दूसरे के कपड़े फाड़ते गए। कहाँ जनता की चिंता की आपने? 5 स्टार होटलों में जब बैठ करके जनता की चिंता होती है क्या? अरे आप एक दूसरे को नकारा बोलते हो, निकम्मा बोलते हो, क्या बोलते हो, वो आप और केवल राजी करके और सत्ता प्राप्त करके चाहते हो, आप लोगों को संतुष्ट नहीं कर पाते, कैडर नहीं संभाल पाते। आज आपने नहीं देखा कितने कांग्रेस के लोग आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? वहां निराश हो गए, वहां हताश हो गए, इसलिए लोग छोड़ रहे हैं। राष्ट्रीय गतिविधियों में लिप्त व्यक्ति को प्रदेश का अभी आपने पंजाब का उदाहरण दिया, वो आपके सामने नहीं है क्या? आपका अमरिंदर सिंह ने क्या कहा था कि ये सिद्धू जो है अपन राजस्थान पे लौटे, राजस्थान पे मैं तो आपका कैडर खत्म हो रहा है। आपके अर्जुन बामनिया ने ये क्या कैप्टन सुनो, चौधरी जी, अर्जुन बामनिया
बामणिया ने मालवीय के लिए क्या कहा था? किसानों की क्या नहीं है क्या? अर्जुन आपका मंत्री, वो आपके साथ नहीं है मंत्री। अरे राजस्थान सरकार के मंत्री अर्जुन बामणिया ने महेंद्रजीत सिंह मालवीय के लिए क्या कहा था? ध्यान नहीं है क्या आपको? क्या है आपका कैडर? क्या है आपके पार्टी के अंदर का? दे रही है को सवाल कर सकते हैं? आपकी पार्टी में कहीं कैडर नहीं है, पार्टी में संस्कार नहीं है। अरे आप किस पार्टी की बात कर रहे हो? आप है ना, ये देख लीजिए कैसे फूटता है, कैसी स्थिति बनती है, आपका ये गड्ढा हो जाएगा, आपकी सरकार नहीं पड़ेगी, आप कैसे मिलकर करोगे? ऐसे चिल्लाने से नहीं चलता है, कोई मिलना पड़ता है, जनता की चिंता करनी पड़ती है। आज क्या हालत बनी है, पीने का पानी नसीब नहीं हो रहा इलाके में, आप चिंता कर रहे हो, भाग रहे हो, केंद्र की तरफ देख रहे हो, और केंद्र वो निर्देश की पालना भी आपके नेता नहीं कर पा रहे, आपका केंद्र भी नकारा है और स्थानीय नेता भी नकारा है, नहीं कर पा रहे। आपके आपस में तालमेल नहीं है, केंद्र और राज्य में तालमेल नहीं है। केंद्र बार बार क्या कहता है, माकन बार बार क्या कहता है, राहुल गांधी क्या कहता है, वो सब आपका स्थानीय नेतृत्व तो मानता नहीं है। आप किसकी बात कर रहे हो? अरे कहाँ ऐसी लॉलीपॉप पकड़ा करके कितने बैठे रहोगे? अरे बेचारे सारे वो अपने कपड़े सिला करके कड़प लगा करके बैठे हैं, जो मंत्री बनना चाहते हैं, जो किसी आयोग का अध्यक्ष बनना चाहते हैं। राजस्थान में अत्याचार बढ़ा है, राजस्थान में अत्याचार बढ़ा है, रोज अखबार उठाते हैं बलात्कार की घटना देखने को मिलती है, अखबार उठाते हैं, किसी की चैन ली जाती है, किसी का कपड़ा फाड़ दिया जाता है, किसी के साथ क्या व्यभिचार होते हैं। अरे कानून व्यवस्था आपसे संभल नहीं रही है, आप कानून व्यवस्था नहीं संभाल पा रहे हो, केवल चिल्ला करके और भाषणबाजी कर रहे हो। ये भाषणबाजी करना ठीक नहीं है। चलिए मैं माफी चाहूंगा रोकना चाहूंगा आरसी चौधरी जी, रोकना चाहूंगा, समय का अभाव। मेरा आखिरी सवाल मिथिलेश जैमिनी साहब से होगा। जैमिनी साहब, चलिए राजनीतिक दल है, राजनीति में आए तो राजनीति करने के लिए ही आए, दोनों की अपनी अपनी तैयारी है। बीजेपी अपने तरह से 2023 को साधना चाहती है, कांग्रेस वापसी के लिए 2023 को टारगेट कर रही है, और निश्चित रूप से उस दरमियान जो भी चुनाव होगा वो बड़ा रोचक होगा। लेकिन फिलहाल अगर वर्तमान की अगर हम बात करें तो क्या लगता है आपको कि वास्तव में दोनों ही दलों को पहले आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है कि हम कहां पे हैं, किस भरोसे चुनाव मैदान में जाएंगे? देखिए, दोनों के पास जो क्राउड पुलर लीडर हैं उनको हाशिए में लगा रखा है। जो भीड़ खींच सकते हैं वो सचिन पायलट है, इसमें कोई शक शुबा नहीं है, चाहे कांग्रेस माने चाहे ना माने। आज उनका जो क्रेज है, पॉलिटिकली जो क्रेज है वो है यूथ में। उधर बीजेपी की हालात ये है कि बीजेपी में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर फॉलोवर है और वसुंधरा राजे के क्रेज है। अभी जब वो जोधपुर में गजेंद्र सिंह जी की माताजी के देहांत पर गई तो भीड़ उमड़ी। तो आखिर क्यों दोनों दल आत्मचिंतन करके जो लीडर वास्तव में लीडर हैं, जो वास्तव में मॉब को कन्वर्ट कर सकते हैं वोटों में, उन पर दाव खेलना क्यों नहीं चाहते? क्योंकि सत्ता चाहिए, और सत्ता में क्या कि सत्ता पाही मद ताही, सत्ता का मद है, जो चाहे कांग्रेस आला का मान हो चाहे बीजेपी आला का मान हो, इनको दोनों को अहंकार है कि हम जिसे थोपेंगे जनता उसी के पीछे चलेगी, और इसी गलतफहमी में सरकारें हारती है। आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि पब्लिक का किस लीडर में बिलीव है, किस लीडर के। मैं माफी चाहूंगा, रोकना चाहूंगा सर, समय का अभाव है, मैं रोकना चाहूंगा। तो चलिए 2023 को दोनों ही दल साधने की कोशिश कर रहे हैं, और बात केवल दोनों दल पे ही नहीं है, दूसरी पार्टियां भी कोशिश कर रही हैं कि 2023 में उनका भी दाव लगे। लेकिन फिलहाल मैं ये भी कहना चाहूंगा कि दोनों ही पार्टियों को आत्मचिंतन की बड़ी आवश्यकता है। मुद्दा चाहे वो मंत्रिमंडल के विस्तार का हो या फिर विधानसभाओं में भाजपा के हार का हो। खैर चलो, ये दोनों दल अपने स्तर पे कुछ कर भी रहे होंगे कि, लेकिन इंतजार जरूर है कि चुनाव बहुत लंबा समय, 2 साल का वक्त है, राजनीतिक दलों को बहुत कम समय लग रहा है, लेकिन जनता को कोई बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। होगा जब देखा जाएगा, उनका सिर्फ यही मानना है। तो फिलहाल तो यही है कि राजनीतिक दल हैं, अपने तरीके से जो भी वो करना चाहे, लेकिन चिंतन जरूर करें कि हाँ वास्तव में हम लोगों के जो आंदोलन होते हैं उसमें जनता जुड़ती क्यों नहीं है, कोई तो कारण है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।
जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।